Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 11 chapter 16. The name of the chapter is depreciation. Depreciation, this is very important chapter for your examination and for your further exam. In every business there are certain assets of the fixed nature that are needed for the conductor of business operation. Some example of such asset is building, plant, machinery, motor vehicles, furniture, office equipment. These assets have a defined span of life, after the expiry of which the asset will lose their uselessness for the business operation. Fall in the value and utility of such assets due to their constant use and expiry of the time is termed as depreciation. In the other word, the process of allocation of the cost of the fixed asset over its useful life is known as depreciation. Depreciation क्या होता है? जो भी हमारे फिक्स नेचर के एसेट है, फिक्स नेचर के एसेट कौन कौन से होते हैं? प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जितने भी मशीनरी आइटम्स होंगे वो फर्नीचर हुआ, बिजनेस इक्विपमेंट होते हैं जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और हर एक चीज़, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी फिक्स एसेट्स हो, उस वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू, कुछ चीज़ की इंक्रीज होती है, जैसे बिल्डिंग, लैंड नहीं ना, इसमें हर एक चीज़ की वैल्यू जो है टाइम टू टाइम डिक्रीज होती है। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एसेट्स को, किसी मशीनरी को जब परचेज़ करता है, जैसे कि उसने 50,000 की उस मशीन को परचेज़ किया, अब हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं कि ये मशीन 10 साल तक चलेगी। 10 साल तक, तो आज जो हम 50,000 की ये मशीन खरीदे हैं, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 5,000 होगी। और बीच में बहुत सारी प्रोसेस होंगे, मतलब कि उस मशीन को टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। और फिर 10 साल के बाद जब हम कोई दूसरी नई मशीन खरीदेंगे तो वही मशीन हमको मिलेगी 60,000 की, 70,000 की। तो ये चीज़ क्या है कि वैल्यू जो होगी, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हर साल मशीन के प्रॉफिट में से कुछ परसेंट फिक्स कर रहा होता है और उससे वो अमाउंट निकालता है। जो अमाउंट वो ऐसा एक्सपेंसेस करके निकालता है उसी को ही डिप्रिसिएशन बोला गया है। तो डिप्रिसिएशन का सम ऑफ द वेल नोन डिफाइन ऑफ द depreciation is given below. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of asset from any cause. डिप्रिसिएशन क्या है? वो ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। एसेट्स की वैल्यू जो परमानेंटली डिक्रीज हो रही, ग्रेजुअली मतलब धीमे धीरे उसकी डिक्रीज हो रही किसी भी रीज़न से, वो क्या हुआ? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज मेजर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉस्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जो हमारा गिवन पीरियड 10 साल 12 साल, वो अपने एक्सपेक्टेड लाइफ से डे बाय डे क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? कांस्टेंट एंड परमानेंट डिक्रीज, मतलब ये कॉन्स्टेंटली हर साल जो है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली और परमानेंट, मतलब लगातार, ये नहीं कि एक साल डिक्रीज हुए दूसरे साल इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो कांस्टेंट और परमानेंट डिक्रीजेस हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डिप्रिसिएशन क्या है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ड्यूरिंग द इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, आइदर ड्यू टू द रेगुलर वियर एंड टियर और ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ द लाइफ। जैसे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि हर साल उसकी लाइफ में, उसकी जो इफेक्टिव लाइफ होगी उस एसेट्स की, वो हर साल क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस डिक्रीजेस होगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये चीज़ क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो आउटफ्लो ऑफ कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं है। allocate cost over the useful life of an assets. तो depreciation is a process of allocating the book value of an asset over its useful life. मतलब डिप्रिसिएशन जो है ये प्रोसेस है जो एलोकेट करता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, बजाय इसके उसकी यूजफुल लाइफ कितनी, उसकी बुक वैल्यू को एलोकेट करता है। इट सिग्निफाइज द डिक्रीज इन इट्स बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू जो है वो डिक्रीजेस होती है एंड दिस हैज़ नो बियर ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। इसमें मार्केट वैल्यू नहीं कहा गया, बुक वैल्यू पर डिप्रिसिएशन को डिप्रिशिएट किया गया है। कंसर्न ओनली टेंजिबल
फिक्स एसेट, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसी को ही बोला। डिप्रिसिएशन इज ओनली प्रोवाइडेड इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे इसमें लैंड और वेस्टिंग एसेट्स को नहीं इंक्लूड किया। वेस्टिंग एसेट जैसे माइंस है, ऑयल वेल्स है, इस पर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती। तो याद रखिएगा डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज नहीं होता, वो लैंड पर। कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का रीज़न क्या है, क्यों डिप्रिशिएट किया जाता है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट यूज। ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एसिड डिक्रीजेस, hence their value also decreases. More of the quantum of use of an asset such as machinery, furniture, more will be decline in their value and these assets become old. तो डिप्रिशिएशन क्या है, हम ये कह सकते हैं ड्यू टू द कांस्टेंट यूज द एफिशिएंसी ऑफ एसिड डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द उसकी एसिड्स की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। जब एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो वैल्यू डिक्रीज होगी। जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो द मोर ऑफ द क्वांटम ऑफ यूज़ more the quantum of use of an asset such as a machinery, furniture, more will be decline. जितना उस चीज़ का क्वांटम यूज़ होगा उतना ही उसकी वैल्यू होगी, वो डिक्रीजेस होगी। वैल्यू उस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। Obsolescence in the modern age due to new invention, new machines and tool with improved technology come into the market. न्यू जो आजकल की न्यू मॉडर्न इनोवेशंस है, न्यू मशीन्स है, टेक्नोलॉजीज है, विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कम टू द मार्केट। जो वो सारी चीज़ जो हमारे मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज इंटर कर रही है, विद द न्यू मशीन रिप्लेस द ओल्ड मशीन। और हम जानते हैं जितनी भी न्यू इनोवेटिव मशीन्स आएंगी वो हमारे ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर देंगी, जिससे कि वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन डिक्लाइन हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ टाइम, तो टाइम तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसेट्स होकर डे बाई डे अगर उसको यूज़ किया जा रहा है तो उसका एक टाइम आएगा कि वो चीज़ एक्सपायर होगी। हर एक एसेट्स की एक डिफाइंड लाइफ होती है और लाइफ टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। इंसिडेंट, द वैल्यू ऑफ सम एसेट मे डिमिनिश ड्यू टू द दिस स्ट्रक्चर और डैमेज कॉज बाय द एक्सीडेंट। कोई भी चीज़ एक्सीडेंट हुआ, कोई भी वैल्यू है, जैसे आपने एक कार परचेज़ किया और उस कार को परचेज़ करने में उस कार का वो कार कहीं से डैमेज हो गई, और जो कार जिस रेट से आपने कार को जो इसकी रियल वैल्यू होना चाहिए था 5 लाख 8 लाख, मगर डैमेज होने की वजह से उसकी क्या हो गई, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, और हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ जो भी मार्केट में कोई भी एसेट्स है वो परमानेंटली न्यू है। आज हमने उसको 50,000 की ख़रीदा, 1 महीने बाद क्या होगी, उस एसेट्स की वैल्यू, सेम एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वो अपना एक न्यू मशीन है तब भी आज हमने मोबाइल ख़रीदा 15,000 का, मगर सेम मोबाइल जो है 1 महीने के बाद हमको मिल रहा है 12,000 का। तो ये है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में भी उस चीज़ की, उस वैल्यू की उस एसिड्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। डिप्लेशन, मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। हम लोग जानते हैं मिनरल्स जो है वो हमारे माइंस से मिलते हैं, और ऑयल वेल्स, एंड आफ्टर सम टाइम दे डिपॉजिट आर फुल्ली एग्जीक्यूटेड, द वैल्यू ऑफ सच एसेट डिक्लाइन ग्रेजुअली। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव है या नीड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन। तो क्यों हमें ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रिशिएशन का, सबसे पहले टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। मार्केट जो डिप्रिशिएशन है ये हमको करेक्ट वैल्यू डिफाइन करती है, करेक्ट वैल्यू डिटरमाइन करती है प्रॉफिट एंड लॉस का। डिप्रिशिएशन इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। डिप्रिशिएशन क्या है, ये एक एक्सपेंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होता है, मतलब हर साल जो प्रॉफिट होगा उसी से ही इसको कट किया जाएगा, इसीलिए कहा गया है ये चार्ज होता है रेवेन्यू। इट इज़ नॉट अकाउंटेड एज अ, मगर इसको क्या कहा गया, इसको एक अकाउंटेड नहीं माना गया है कि ये एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड
वुड नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर डिप्रिशिएशन नहीं किसी का डिटरमाइन तो इससे ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं डिफाइन किया जा सकता। टू शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन, डिप्रिशिएशन if not charged तो would result in asset being stated at the higher value। अगर डिप्रिशिएशन अगर किसी का चार्ज नहीं किया गया या बिना डिप्रिशिएटेड वैल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे अकाउंट में मेंशन है तो वो हम लोग जानते हैं डिप्रिशिएशन जो है जो असेट्स जो है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू। तो उसके अगर वैल्यू करंटली अपडेटेड नहीं किया जाएगा तो ट्रू और फेयर वैल्यू जो है फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी की नहीं डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Depreciation is taken into consideration in calculating cost of production. If it is not taken into account, the cost of production will be lower by the amount of depreciation। क्या depreciation जो है is taken into consideration, तो हम लोग जब depreciation को करते तो इस चीज़ माइंड में रख के करते हैं कि उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिटरमाइन करना है। और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जैसे कोई गुड्स है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उस हिसाब से उसका डिप्रिशिएशन निकाला है। प्रोवाइड द फंड फॉर रिप्लेसमेंट। जब हम लोग कोई भी एसेट्स को रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह पर नई मशीन लाना होता है, ये डिप्रिशिएटेड जो अमाउंट होता है इसी का यूज़ किया जाता है। टू कंपेल विद लीगल प्रोविज़न इट इज़ नेसेसरी टू चार्ज डिप्रिशिएशन टू कंपेल द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ये अगर ये पूछा जाएगा कि क्या डिप्रिशिएशन करना एक लीगल प्रोसीजर है कि कंपनी अपने ही हिसाब से डिप्रिशिएशन करती है, तो डिप्रिशिएशन क्या है, एक ये लीगल प्रोसीजर में आता है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द टोटल डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन। अब क्या क्या चीज़ मतलब कि हमारा अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। जो भी एसेट्स के कॉस्ट क्या है, जो भी एसेट द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इज डिटरमाइंड आफ्टर एडिंग ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू अनेबल कंडीशन। जैसे हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं तो वो MRP रेट से करते हैं। हमने मशीन को परचेज़ किया या मोबाइल परचेज़ किया तो उसका हमको चार्ज पता है कि 15,000 का वो मोबाइल है, मगर सिर्फ मोबाइल ही हमको मिला, सिर्फ मोबाइल का ही स्ट्रक्चर मिला, उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा खर्च है, सिम को यूज़ करना, नेट डलवाना, प्लस अब हम जहाँ से मोबाइल परचेज़ करें वहाँ से हमारे घर तक की दूरी में खर्च भी है, या जिससे हमने ऑर्डर करवाया वो आ रहा है, वो लेकर के आ रहा है तो वो भी अपना फ्रेट चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ मिला करके तब हम बताएंगे कि हमारा मोबाइल 17,000 का पड़ा, मगर ओरिजिनल उसका क्या था MRP 15,000, मगर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का खर्च हुआ। तो इसी तरह से सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट ये डिटरमाइन करना होता है। एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स, फिर ये बताना है इस गुड्स की इस मशीन की लाइफ क्या है, वो भी एस्टिमेटेड। यूज़फुल लाइफ of an asset is estimated in term of number of the year it can be effectively used for business operation. Machine can work for 25 years but it is likely to become obsolete in 15 years on the account of availability of a better types of machine due to improved technologies। तो हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी मशीन है, 25 साल चलेगी, नहीं ये मशीन है तो 15 साल चलेगी। एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ। Estimated scrap value, it is estimated sale value of the asset at the end of its useful life। अब जैसे 5 साल के बाद या 15 साल के बाद जो है हम इस वैल्यू को इस गुड्स को सेल करेंगे। अभी हमने 15,000 का ख़रीदा, मगर आज से 2 साल 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7,000। तो इसकी लाइफ कितनी है जब हम सेल करेंगे तो ये हमको कितनी वैल्यू दे करके जाएगा, तो इसको कहा गया रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। ये पूछा जाएगा ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है या रेसिडुअल वैल्यूज़ क्या होता है। ये इसमें एक एग्जांपल दिया, एक मशीन को परचेज़ किया गया 60,000 का, उसमें 4,000 रुपये उसमें एक्सपेंसेस लगा, 10,000 रुपये हम इसका इंस्टॉलेशन के लिए खर्च कर रहे हैं। अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल,
फिर अब इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, तो 60,000 की मशीन, इसमें 5,000 रुपये खर्च हुआ, 65,000। अब यहाँ पे 8,000 रुपये किस चीज़ को हम इसके स्क्रैप में वैल्यू मान लेते हैं कि जब हम ये इसी चीज़ को बेचेंगे तो ये हमारा 8,000 की बिकेगी या इतना। तो उन सबको प्लस माइनस करने के बाद हम इसको ये मान लेंगे कि ये इतने की हुई। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और ये पूछा जाएगा कि इसमें चार्जेस कितने होंगे, डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन दिस मशीन, तो 50,000 मतलब हर साल हम कितना रुपये डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, तो 5,700। I hope you can understand all the point. You have any confusion, you can ask me in the second part of this video. We have discussed about the method of depreciation, method of providing depreciation.